महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का जो सेक्शन 81 है, तो ये 81 सेक्शन में बेसिकली प्रोवाइड किया गया है कि जो साल का अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल मार्च का क्लोजिंग होती है, अभी वो क्लोजिंग का प्रोसेस होने के बाद इमीडिएटली अपने को क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है, ऑडिटर को क्या देखना पड़ता है, सोसाइटी के मैनेजर्स को क्या देखना पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो फाइनेंशियल 2019-20 जो 2019-20 का अकाउंट्स है, वो हमारे जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें नहीं हो पा रहा है, ये सबको आइडियाज है। इसके बारे में अलग अलग फेडरेशन के तरफ से और रमेश प्रभु की तरफ से भी उसको डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए प्रपोजल गया है। उसका प्रपोजल शायद आया भी है मेरे पास, एग्जैक्टली उसका ये नहीं है परिपत्रक तो, लेकिन हमको जो मिला है कानूनी माहिती से, तो वो नवंबर तक, मैक्सिमम अक्टूबर और नवंबर इधर तक वो डेडलाइन बढ़ाने का कोशिश किया गया है। हो सकता है दिसंबर तक बढ़ जाए। तो सेक्शन 81 क्या है कि सेक्शन 81 में पहली प्रोविजन है कि जो एनुअल जनरल होती है, जो महाराष्ट्र सहकारी कायदा में हमारा ऑडिट होने के पहला सेक्शन 75 में एनुअल एजीएम होने के जो प्रोविजंस है, उसमें हमारे ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी लिखा गया है। आप सेक्शन 75 में बी में देखेंगे तो उसमें 1B में लिखा हुआ है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ही एजीएम में ही होना जरूरी है। आप उसका ध्यान से पढ़ेंगे सेक्शन 75 का, तो सेक्शन 75 में प्रोविजन किया है कि जो एजीएम में ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है उसको ही ऑडिटर करके कहा जाता है। तो बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी जब भी एजीएम लेते हैं वो टाइम ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, तो उसके कारण से उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आते हैं। क्योंकि मैं कई सारे केसेस ज्वाइंट रजिस्ट्रार और कई कोऑपरेटिव केसेस कोर्ट में केस देखता हूँ, तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट पे सस्पेंशन क्रिएट होता है। तो मैं ये चैनल से बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके सोसाइटी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो, उसमें आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में ही होना जरूरी है। ये पहले आप एक प्लीज नोट डाउन कीजिए। कई लोग मैनेजिंग कमेटी को पावर्स देते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम आपको अपॉइंटमेंट होने के बाद बताएंगे, कई लोग बोलते हैं हमारे पास अभी प्रपोजल ऑडिटर्स के आए नहीं है। ऐसे होने के बावजूद जो एजीएम का मिनट्स होता है उसके अनुसरण वो इनवैलिड हो जाता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। जब ये ऑडिटर का ही अपॉइंटमेंट इनवैलिड होता है तो उसका अकाउंट्स, उसका ऑडिट और उसके बाकी सब एक्टिविटीज में मतलब क्रिएशन होने का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो मेरी पहली सब मेंबर्स को और ऑडिटर को भी और अकाउंटेंट को भी ये विनती है कि एजीएम होने के पहले ही जो भी आप ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं उनसे आप अपने कोटेशंस लेके रखिए, ताकि आप एजीएम में रखेंगे उसको और वो एजीएम में जो प्रॉपर है। अभी ऑडिटर में भी कई लोगों को नॉलेज है, कई लोगों को नॉलेज नहीं है। जो पैनल पे ऑडिटर है उसको अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो रूल्स में आप देखने के लिए जाएंगे 1961 एक्ट के रूल्स में, तो उसमें रूल्स में प्रोविजन किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटर किया है। तो ए क्लासिफिकेशन, बी और सी, ये ऑडिटर का 3 डिफाइन किया है। तो जिनके मेंबर्स की कैपेसिटी है बिलो 100, वो लोगों के सी क्लास मतलब क वर्ग जो ऑडिटर्स होते हैं उनको आप एज आपका सोसाइटी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ब क्लास के ऑडिटर अपॉइंटमेंट करेंगे कोई इशू नहीं है, यू कैन अपॉइंट मतलब बी कैटेगरीज के जो ऑडिटर होते हैं उनको आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सी कैटेगरीज के ऑडिटर मतलब सी टाइप के सोसाइटीज में। लेकिन ये ध्यान में देखिए कि बी टाइप की सोसाइटीज मतलब जिसका स्ट्रेंथ मेंबर्स का 100 एंड अबव है। अब आज जो हम बात करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करेंगे, टोटल एक्ट के बारे में कम बात करेंगे और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में भी ज्यादा बात करेंगे। तो जो सोसाइटी में जिसके मेंबर्स का स्ट्रेंथ मोर देन 100 है वो बी क्लास के ऑडिटर्स होते हैं। और ऐसे कैटेगरीज, ऐसे टाइप की सोसाइटीज में ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो बी टाइप के ऑडिटर का ही अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। वो टाइप पे सी टाइप का कैटेगरीज का ऑडिटर अपॉइंटमेंट हुआ तो उसका भी कल जाके चैलेंज हुआ या कोई मेंबर ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया तो वो इनवैलिड होने का चांसेस है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका सोसाइटी का आपको स्ट्रेंथ मालूम है, वो टाइप के ऑडिटर्स आपको ऑनलाइन लिस्ट मिलेगी सहकारी के महासहकारी के साइट पे, तो आप लोग उसमें उनको कंफर्म करवाइए आर दे बी क्लास और आर दे सी क्लास। तो ये पहला आपको ध्यान में रखना है।
चलो पहला अपना सेक्शन 75 की तरफ से आपने एजीएम ले लिया। एजीएम में आपने XYZ जो भी आपके पास प्रपोजल आया है ऑडिटर्स का, उसका आपके एजीएम में जो भी एजेंडा पॉइंट नंबर 2, 3, 4 होता है उसमें प्रपोज और सेकेंडेड लेके उसको रिजोल्यूशन पास कीजिए। ये हो गया आपका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का। एक बार ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो गया, 30 डेज के अंदर आपको उसको उसका कंसेंट लेना जरूरी है। कई लोग ये नहीं जानते हैं, ऑडिटर एजीएम में लिख लिया है और उसको कुछ इंटीमेट नहीं करते हैं। अगला साल जब भी ऑडिट होने का चांस होता है तभी बोला जाता है, वो टाइम पे सामने से ऑडिटर बोलता है मैं नहीं ऑडिट कर सकता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है। या कई बार ऐसा होता है कि वो कैपेसिटी कई ऐसे सोसाइटीज के रूल्स में है कि जिसका 1 लाख का अबव टर्नओवर है वो 20 सोसाइटीज का ही ऑडिट कर सकते हैं। तो वो सब देखने का है। इसीलिए जैसे ही आपके एनुअल जनरल बॉडी ने डिसीजन ले लिया कि XYZ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल 2019-20, एक महीने के अंदर सामने से उसका कंसेंट लेना जरूरी है। तो प्लीज मेरा आपको ये विनती है कि आप ऑडिटर को ऑफिशियल उनसे कंसेंट लेके रखिए विद इन 1 मंथ। और ये सब इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट के साइट पे ऑनलाइन अपलोड करना है ऑडिटर का कंसेंट लेटर के साथ। कई सारे लोगों को आइडियाज नहीं है कि ये रजिस्टर को इंटीमेशन करना पड़ता है। नहीं तो रजिस्ट्रार आपके सोसाइटी में ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं है करके वो खुद फिर ऑडिटर अपॉइंटमेंट करते हैं। तो उधर क्लैशेस क्रिएट होते हैं कि सोसाइटी ने XYZ को बुलाया है एज अपॉइंट लेटर देके और रजिस्ट्रार ने या DDR ने ABC वाले को ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया, तो वो क्लैशेस होता है। इसका ऑडिटर कंफर्म करना वापस इश्यूज क्रिएट होता है। तो जैसे ही आपने ऑडिटर का नाम कंफर्म किया उसको आप कंसेंट लीजिए और उसको ऑनलाइन अपना सहकार आयुक्त के साइट में महासहकार आयुक्त में उसको अपलोड कीजिए ताकि रजिस्ट्रार को भी मालूम पड़े कि आपने XYZ को अपॉइंटमेंट किया है। तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट का। अभी ये अपॉइंटमेंट लेटर जाने के बाद क्या कंसर्न्स होता है कि अपना अकाउंट 31 मार्च 2020 को अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अकाउंट्स क्लोज हुआ मतलब क्या हुआ, जो भी आपका ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल 1920 के है उसको आप एक स्पेसिफाइड 45 डेज के अंदर उसको लॉक कर लेते हैं। और ये अकाउंट्स आपने एक बार लॉक कर दिया तो उसका जो भी बैलेंस शीट हो या जो भी अकाउंट्स आपने बनाया है उसको 45 डेज के बाद मैनेजिंग कमेटी में अप्रूवल लेके उसको जो भी आपने अपॉइंटमेंट किया ऑडिटर उसको ये पूरा आपका दफ्तर देना जरूरी है ताकि उसको भी पर्टिकुलर टाइम मिल पाए और वो अपना टाइम में अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करके 30 अगस्त तक उसको कंप्लीट करके रजिस्ट्रार के पास या सोसाइटी के मीटिंग के लिए अपना दे पाए। तो पहली प्रोसेस ये है कि हमने 75 के हिसाब से उसको अपॉइंटमेंट किया। उसके बाद विद इन 30 डेज हमने ये अपलोड कर दिया रजिस्टर के पास। उसके पहला आपने ऑडिटर से कंसेंट लेटर लिया और ये करते करते फिर अपना 31 मार्च अकाउंट क्लोज होने के बाद 45 डेज में जो अपना अकाउंटेंट है उसके थ्रू आप जो भी अकाउंट्स बनाया है वो करंट मैनेजिंग कमेटी बुला के उसमें अप्रूवल करना जरूरी है। फिर ये अप्रूवल अकाउंट्स का आने के बाद फिर आपको ऑडिटर को उसका जो भी अकाउंट्स का स्टेटमेंट है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है लेजर्स है और बाकी जो भी उसके मिनट्स वगैरह है वो उसको ऑडिट के लिए दे देंगे ताकि वो अपना जो फॉर्म नंबर 1 और बैलेंस शीट जो अपने बनती है, कई लोगों को कई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना कंपनी के एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट बनवा के देते हैं, वो फॉर्मेट में देते हैं। तो सोसाइटी का एक अलग से एक्ट है उसमें N1 और N2 ऐसे अलग 2 फॉर्मेट्स में होता है। N1 है जिसका ये टाइप की सोसाइटीज होती है, बैंक्स होती है, उनके लिए ए है। बाकी N2 में अपना जो भी है सोसाइटीज बाकी का अपना फॉर्मेट में ऑडिट जाना और उसके बैलेंस शीट जाना जरूरी है। अभी कई लोगों को सोसाइटीज के मेंबर्स को इसका अलग से मालूम नहीं है कि N1 क्या है, N2 क्या है और नॉर्मल बैलेंस शीट क्या है। तो बाकी बैलेंस शीट जो कंपनी की होती है उसमें लिक्विडिटी वाइज बैलेंस शीट होती है कि उसमें पहला फिक्स असेट लिया जाता है कंपनी के बैलेंस शीट में आप लोग। तो हम लोग वो फिक्स असेट कोऑपरेटिव में नहीं लेते हैं। कोऑपरेटिव में जिसका लिक्विडिटी फास्ट हो वो ट्रांजेक्शन पहला लेते हैं ताकि वो उसके जब भी कुछ कल हो जाए एक्टिविटीज तो पहला लिक्विडिटी के हिसाब से अपने को उसको क्लोजअप होती है। तो पहला कैश इन हैंड आता है, फिर बैंक्स आते हैं, फिर फिक्स डिपॉजिट आते हैं और ऐसे सीक्वेंस चल के लास्ट में फिक्स असेट आता है। तो ये N2 का जो अपना फॉर्मेट है उसमें ये बैलेंस शीट का ड्राफ्ट में चला जाता है।
अभी सबसे एक मुद्दा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कई सारे अकाउंटेंट अपना फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस करना रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो चेंजेस करने का अधिकार ऑडिटर को नहीं होते हैं। उसके लिए वापस मैनेजिंग कमेटी के पास ही वो अकाउंट्स करेक्शन के लिए जाता है, और वापस करेक्शन होके अकाउंट्स प्रॉपर चैनल से जो भी कुछ माइनर मिस्टेक्स है या जो भी उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन है ऑडिटर को जो नहीं मिलती है, वो दे के आप देंगे, उसके बाद ही ऑडिटर उसको फाइनल करेगा। एक बार ऑडिटर ने अपना उसमें मोहर लगाया, उसके बाद कोई भी मैनेजिंग कमेटी उसके करेक्शन करने के लिमिटेशन में नहीं आती है, वो फाइनलाइज हो जाता है। तो हम लोग सेक्शन 81 में ऑडिट करते हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया कि 45 डेज में होना अकाउंट्स आपका आपके हाथ में से चला गया, फिर मैनेजिंग ने कमेटी ने देखे, ऑडिटर ने किया। अभी मैं आज ज्यादा करके प्रैक्टिकल पे अप्रोच आ रहा हूँ, मैं पूरा रूल्स और रेगुलेशन पे नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मैनेजिंग कमेटी के लोग होते हैं वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई मतलब MBBS होते हैं, या अलग क्राइटेरिया के एक्सपर्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कोई लॉयर्स होते हैं। तो उनको उन अकाउंट्स का थोड़ा सा इतना ज्यादा नॉलेज ना होने के कारण से बहुत सारे मिस्टेक्स हैपन होती है, और उसका इम्पैक्ट एजीएम में चलता है। मैं एजीएम्स कितने अटेंड किया है, मैंने वही मिस्टेक्स फाइंडिंग होती है कि अकाउंट्स में प्रॉपर नहीं है करके। तो ऐसा अकाउंट्स में प्रॉपर नहीं होने के कारण से ऐसे बैलेंस शीट एजीएम में बहुत सारे रिजेक्ट होती है, और वापस एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर एजीएम को पावर्स निकल जाती है, फिर रजिस्ट्रार के पास चली जाती है, क्योंकि एक बार ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया, उसको री ऑडिट करने का वही ऑडिटर को पावर्स नहीं है, वो पावर चला जाता है रजिस्ट्रार या जो DDR के पास। तो मेरा ये सबसे मेंबर्स को, अकाउंटेंट को विनती है कि जो भी अकाउंट्स आप बनाएंगे, आप कच्चा अकाउंट्स जो भी रहेगा, एक बार वो अपना जो भी पहले के ऑडिटर्स होते हैं या जो भी आपको लगता है जिसके पास नॉलेज है कोऑपरेटिव का अकाउंट्स के बारे में, उसको एक बार दिखा के फिर ही फाइनल ऑडिटर के पास चले जाइए, क्योंकि एक बार उन्होंने मोहर लगाया फिर एजीएम में हंगामा होता है, और जो अपना अपेक्षित है वो कामकाज नहीं होता है। तो सेक्शन 81 में इंपॉर्टेंट रोल किया है कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट की प्रोसेस होती है, उसमें कैसा ऑडिट किया जाता है, उसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके साथ साथ 69 ये हमारा जो रूल्स है उसमें इसके प्रोसीडिंग के बारे में दिया गया है। तो ऑडिटर ने क्या क्या देखना चाहिए ये भी उसमें प्रोविजन किया है। मैं तो इतना तक बोलना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रार के पास पावर्स होती है 169 की, वो एक रजिस्ट्रार की जो पावर्स होते हैं वो लेवल के ही ऑडिटर के भी पावर्स होते हैं, कि उसको एक सरकारी अधिकारी करके लेवल पे वो टाइम पे दिखा जाता है। मतलब वो जो भी डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार या ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट की जो उसको अथॉरिटीज मिले है, उसके हिसाब से वो अपना अथॉरिटीज के हिसाब से बैलेंस शीट के ऊपर जो भी मोहर लगाता है उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। ये जब भी ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिटर में हमको क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर को भी और सोसाइटी के मैनेजर्स के जो भी मैनेजर है या कमिटी लोग है, उनको पहला देखना है कि हमारे स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स कंप्लीटेड है कि नहीं है। पहले जब ये इलेक्शन 2014 का जो प्रोसेस चालू हुआ, उसके पहले ऑडिटर्स लोग मिनट्स बुक नहीं देखते थे, कई सारे ऑडिटर्स आईजे रजिस्टर्स नहीं देखते थे, उसके कारण से बहुत सारे सोसाइटी के इलेक्शन के टाइम पे उसका रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि हमने भी इलेक्शन नियर अबाउट 48 संस्था का इलेक्शन लिया है, तभी ये देखा कि कई सारे सोसाइटीज को आई रजिस्टर ही मालूम नहीं था, कई सारे सोसाइटी को जे रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर से ही मालूम नहीं था। उसके कारण से ऐसा इम्पैक्ट होना चालू हुआ कि वो लोग ऑडिट कर रहे कि नहीं कर रही है, क्योंकि कभी भी ऑडिटर ने उनको क्वेश्चन किया ही नहीं कि हमारे पास आई रजिस्टर या जे रजिस्टर होना जरूरी है। जब भी आप देखेंगे अपना फॉर्म नंबर 1, जो ऑडिट का फॉर्म नंबर 1 होता है, उसमें इसके बारे में सब कुछ चीज रहती है। ऑडिटर ने जब भी फॉर्म 1 होता है उसके एंड में पॉइंट नंबर 28 पे देखेंगे तो सब पॉइंट अपने कमेटी के साथ डिस्कस किया करके यस या नो लिखना जरूरी रहता है। लेकिन ये सब ऑडिटर अपने ऑफिस में बैठ के वो यस नो जो भी करवाते हैं, और उसका पूरा का पूरा मैनेजिंग कमेटी को नॉलेज नहीं होता है। उसके कारण से एजीएम में कोई एक आधा मेंबर क्वेश्चन करता है, तभी वो प्रॉपर उत्तर नहीं दे पा सकते कमेटी लोग। तो मेरा कमेटी को ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना जो फॉर्म नंबर 1 ऑडिटर बना रहे उसके बारे में आपसे डिस्कस करे, ताकि प्रॉपर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होना जरूरी है वो प्रॉपर चले जाए, ताकि जो ऑडिटर के पास क्वेश्चंस है
वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाए, ताकि वो ना वो एजीएम में चला जाए। तो फॉर्म नंबर 1 में आपने देखा जाएगा तो मेंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, कई लोगों को वो नॉलेज नहीं है। ऑडिट कभी चालू हुआ, कभी कंप्लीट हुआ, इसके बारे में जरूरी होना है। इसके साथ साथ अपना जो सेक्रेटरी है या ऑफिस बेरर है उनका नाम लिखवाना जरूरी है। शेयर सर्टिफिकेट इशू किया कि नहीं किया उसके बारे में लिखवाना जरूरी है। फिक्स असेट अपना जो भी है उसके बारे में लिखवाना है। डिप्रिसिएशन का रेट लिखवाना है, कैश इन हैंड के बारे में लिखवाना है, प्रॉफिट या एक्सेस इनकम हम लोग जो बोलते हैं वो लिखवाना है। तो बहुत सारे फॉर्म नंबर 1 में इंफॉर्मेशन शेयर करना प्रॉपर जरूरी है। लेकिन खाली क्या हो जाता है कि ऑडिटर ने किया है मतलब परफेक्ट है, या अकाउंटेंट ने किया है मतलब परफेक्ट है, हमको उसमें देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कई लोगों का गैर समझ होता है। उसके कारण से बहुत सारे सोसाइटीज में प्रैक्टिकल एजीएम होते समय रेज होती है क्वेश्चन और उसको प्रॉपर चैनल से उत्तर नहीं दिया जाता है और वो बैलेंस शीट रिजेक्ट हो जाती है या कई बार एजी में पोस्टपोन हो जाती है। मैं नाम नहीं लूँ, लेकिन एक नवी मुंबई की बड़ी संस्था है हाउसिंग सोसाइटी, जिसका मेंबर्स मोर देन 700 मेंबर्स है, 600 समथिंग, और उसमें आईएएस ऑफिसर तक रहते हैं। ऐसी सोसाइटीज है, ऐसी सोसाइटी का एजीएम हो नहीं पाई क्योंकि उनको अकाउंट्स प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करना आ पाया, जिसमें मेरे ख्याल से मोर देन 20-50 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऐसे मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि वो गलत है, वो लोगों ने उसके बारे में ज्यादा कभी जान के लिया नहीं। ऑडिटर ने किया है या अकाउंटेंट ने किया है मतलब परफेक्ट है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से ऐसा रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। कई सारे मैं हाउसिंग सोसाइटीज नवी मुंबई में देखता हूँ, इतना प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं कि आपका बैंक्स का ऑडिट हो या कंपनी का ऑडिट हो, उससे भी ज्यादा उन्होंने अकाउंट्स मेंटेन किया हुआ है। कई सारे मैं हाउसिंग सोसाइटीज नवी मुंबई का आपको सर बताना चाहता हूँ कि उनका ऑनलाइन अकाउंटिंग होती है कि 31 मार्च देखेंगे तो 1 तारीख को अकाउंट्स रेडी रहता है। ऐसे भी कई सारी संस्था है, और ऐसे भी कई संस्था है कि सितंबर आते हैं तो भी अकाउंट स्टार्ट नहीं होता है, तभी भी वो बैंक का पासबुक ही ढूंढना चालू करते हैं। तो मेरी एक ये सब मैनेजिंग कमेटी का रोल है। अभी मैनेजिंग कमेटी का रोल होने के कारण से उन्होंने जो भी अपने अपना अपॉइंटमेंट किया है, कंसल्टेंट हो या मैनेजर हो या अकाउंटेंट हो, उसका 31 के बाद उसके बैंक रिकंसिलेशन हो, टीडीएस सर्टिफिकेट्स हो, मेंबर का आउटस्टैंडिंग कंफर्मेशन हो, ये सब बारे में आपने को उनके थ्रू चैनल पे प्रॉपर आपके रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना। क्योंकि जब भी देखो आप अकाउंट में ही प्रॉपर नहीं है तो एजीएम में तो अकाउंट के ऊपर ही ज्यादा लिया जाता है। एक आपने पूरा सोसाइटी नीट एंड क्लीन रखा है, लोगों को कम्युनिकेशन अच्छा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अकाउंट्स के टाइम पे कुछ है नहीं उसमें मिस्टेक, खाली प्रॉपर चैनल पे आपने एक्सप्लेन नहीं किया, उसके कारण से आपके ऊपर सस्पेशन क्रिएट होता है, ऑडिटर के सस्पेशन क्रिएट होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेरे को आपको विनती है कि आपका जो भी अकाउंटेंट है 31 मार्च हुआ उसको मई तक आप उसको डेडलाइन दीजिए। उसका बैंक अभी आप मैं ये भी बोलना चाहता हूँ प्रैक्टिकली कई सारे सेक्रेटरीज को बैंक में कितना कौन सा अकाउंट है वो भी मालूम नहीं पड़ते हैं। वो जो नॉर्मल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है वही लिया जाता है। जो अपना शेयर्स का अकाउंट है, शेयर्स मेंटेन किया है एमसीएस बैंक या टीडीसी ठाणे डिस्ट्रिक्ट बैंक या कोई और बैंक कोऑपरेटिव जिसमें आपका शेयर्स का अमाउंट पड़ा है, उसका पासबुक ही नहीं मिलता है सर। ऐसे कई सारी सोसाइटीज होती है और एंड पे वो वैसा का वैसा लास्ट ईयर जो बैलेंस है वही पोस्ट हो जाता है और दिन निकल जाता है। तो हमारी ये नौबत नहीं आए कमेटी के ऊपर, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चेकलिस्ट बना दीजिए। जब भी आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं तभी ऑडिटर चेकलिस्ट बनाता है, लेकिन वो उसके लिए हो गया, वो देखे नहीं देखे उसका से ज्यादा कमिटी ने देखना जरूरी है। तो जितने भी आपके बैंक्स है, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है, एफडी के ऊपर तो मैं मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो फिक्स असेट की फिक्स डिपॉजिट की आप फिजिकल एफडीज वेरीफाई करेंगे और बैलेंस शीट की फिगर्स वेरीफाई करने के लिए जाएंगे तो उसमें वेरिएंस बहुत सारा आता है। वो वेरिएंस दो कारण आता है, एक तो उन्होंने एक्रूड इंटरेस्ट का इम्पैक्ट बराबर नहीं लिया है, या टीडीएस जो काटते हैं वो टीडीएस का इम्पैक्ट नहीं लिया है, या पुराना साल में कई एक्रूड इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं दिया है। उसके कारण से एफडी की लिस्ट और बैलेंस शीट की लिस्ट मिसमैच हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। किधर तो उसको हमको एक बार मतलब रिस्ट्रिक्शन देना है। 2020 में आप कोशिश करो कि ये सब जो भी कुछ पुराना छोटा मोटा जो भी इम्पैक्ट रॉन्ग हुआ है उसको रेक्टिफाइड प्रॉपर
एंगल से ऑडिटर के परमिशन से लेके उसको सेक्शन 82 के हिसाब से वो फॉर्म में इम्पैक्ट लीजिए। चलो, अभी ये रजिस्टर्स आप मेंटेन करते हैं, तो स्टैट्यूटरी रजिस्टर में आपको क्या क्या देखना पड़ता है? आपको जैसे मैंने बोला, आय रजिस्टर देखना पड़ता है, जे रजिस्टर देखना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखना पड़ता है, नॉमिनेशन रजिस्टर देखना पड़ता है, शेयर्स रजिस्टर देखना पड़ता है, आपका एनुअल जनरल बॉडी का अलग से मिनट्स होता है या एचजीएम का, वो देखना पड़ता है, मासिक जो मीटिंग होती है मंथली, उसके ऊपर भी आपको ये देखना जरूरी है। ऑडिट में ये क्यों निकम जी, चंद्रकांत निकम जी, जो एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर 9 मार्च 2019 में से जब से नया कायदा बन गया, तो एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर को निकाल दिया। तो 9 मार्च 2019 के पहले जो सेपरेट कायदा नहीं था, तब सेक्शन 26 में एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर था। अभी सेक्शन 26 लागू नहीं है, अभी एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर निकाल दिया। इतना आप क्लेरिफाई कर दीजिए। या थैंक यू सर। तो जैसे भी मैंने ये रजिस्टर्स बताया स्टैट्यूटरी, इसके साथ साथ हमको ऑडिटर को इनकम टैक्स फाइलिंग देखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर हुआ है कि नहीं है। उसके साथ साथ जो टीडीएस फाइलिंग होती है क्वार्टरली, वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं है, वो ऑडिटर को देखना पड़ता है और वो मैनेजिंग कमेटी को लेना जरूरी है। आजकल जीएसटी का इम्पैक्ट कई सारे हाउसिंग सोसाइटी पे लगा है, तो उसके भी रिटर्न्स प्रॉपर हो रहे कि नहीं हो रहा है, ये भी ऑडिटर को और मैनेजिंग कमेटी को लेना पड़ता है। ये साथ साथ देखते समय आजकल हम लोगों को एक ट्रेंड चला है कि जो बायलॉज नया नया आया है 2014 का है, इसके साथ साथ अभी जुलाई 2019 में 154 भी जो लागू हो गया है, राज्यपाल ने हमारे जो साइन करके दिया है, उसमें भी कई सारे बदलाव आया है। तो ये जो कमिटीज को है, ये लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग देखेंगे तो अभी का जो 154 भी आया है, उसमें भी फोर्सफुली जो सेक्शन 24A का है ट्रेनिंग, वो कंसेप्ट ऐड किया है इसके लिए ही कि कई लोग अपना ये प्रोफेशनल में नहीं होते हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और कंप्लायंस के बारे में, ताकि वो जो भी एक्सपर्ट पर्सन रहे, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स है, कई सारे फेडरेशन है, कई सारे इंस्टीट्यूट है, उनके माध्यम से आपने हाउसिंग सोसाइटी में ही, हम ये नहीं बोल के आप बाहर जाके ट्रेनिंग लेके आइए, आपके संस्था में ही जो भी 50 है, 100 लोग है या 20 लोग है, आप प्रॉपर उसका जो भी 120 रुपीज आपका एक मेंबर का साल में कॉन्ट्रीब्यूशन जमता है 10 रुपीज के हिसाब से, वो यूज करके आप सब मेंबर्स को उसका ट्रेनिंग देने के प्रोविजन करें। क्योंकि उसमें प्रोविजन किया है कि कम से कम 20% लोगों ने हर साल ट्रेनिंग लेना जरूरी है, तो ताकि इसके अपडेट्स है वो आप तक पहुंचे। क्योंकि एक कोऑपरेटिव का आप ऐसा देखेंगे तो रमेश प्रभु जी को तो मेरे ख्याल से 10 फाइल भरा हुआ रहेगा, इतने जीआर और परिपत्र आते रहते हैं, तो वो सब का सब कमेटी को मालूम होना जरूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपना प्रोफेशनल में एक्टिव रहते हैं। तो सेक्शन 24 आप ज्यादा से ज्यादा कमिटीज ले लो ताकि ये सब क्वेश्चंस लोगों को समझ जाए। अभी ये सेक्शन 81 में आप लोगों ने बैलेंस शीट के ऊपर देखा तो एजीएम में दो चीज पे ज्यादा फाइट होती है। एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसीट एंड पेमेंट हम लोग बोलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ज्यादा करके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि उसका हेडिंग के ऊपर, क्योंकि लोगों को हैबिट रहती है कि जो लास्ट ईयर में अकाउंट्स चल रहा है वही सेम करंट ईयर में अकाउंट चलता है, और कोई नया ग्रुप एक आधा एक्टिविटी होता है वो हेड क्रिएट हो जाता है। ऐसे हेड क्रिएट होता है, वो पेज अपना 2 पेजेस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो उसमें आप एग्जिबिट लगा सकते हैं या एनेक्शन लगा सकते हैं। हेड्स आप लिमिटेशन में रखिए ताकि उसका हर मेंबर्स को क्लैरिफिकेशन देने में आपका कम टाइम चला जाए। तो जो भी आप स्पेसिफाइड हेड्स है चाहिए तो एक आधी आप पॉलिसी ड्राफ्ट कर लीजिए, क्योंकि हेड डिसीजन आपका एनुअल जनरल बॉडी में आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको सुटेबल है उसके हिसाब से आप उसके हेडिंग क्रिएशन करने का आपको प्रोविजंस है। मैंडेटरी नहीं है कि सब हेड वो आपने लॉ से ही लेना जरूरी है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी रिसीट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, उसमें कई सारे हेड्स होते हैं, उसका लास्ट ईयर एंड करंट ईयर का कंपैरेटिव होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जो सेक्शन 75 में आपकी एजेंडाज होती है, तो आप हाउसिंग सोसाइटी का एजेंडा में कई सारे सोसाइटीज में 4 ही हेड होते हैं। एक लास्ट ईयर का मिनट्स पढ़ने का, दूसरा सोसाइटी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने का, तीसरा बैलेंस शीट करंट ईयर का जो भी है अप्रूव करने का, और एनी अदर पॉइंट विद द परमिशन ऑफ चेयर। खत्म, एजेंडा ही खत्म हो जाता है।
तो मेरा ये लोगों का विनती है, इसमें जो भी सेक्शन 82 के हिसाब से रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट होता है वो भी आप एजीएम में अपलोड करके लीजिए। साथ साथ में जो भी ये प्रोविजन सेक्शन 75 में लिया गया है कि आपका एजेंडा कैसा होना जरूरी है, तो आपका एजेंडा में लास्ट ईयर का कंपैरेटिव होने के लिए अगला साल का बजट भी आपको मंजूरी लेना जरूरी है। ये सेक्शन 75 में प्रोविजंस है। तो मेरा एक विनती है कि सेक्शन 75 जो भी आप करें तो उसका सेक्शन 75 के हिसाब से आपका बजटिंग भी प्रॉपर चले जाए, ताकि आपका एजीएम में अप्रूवल ही है, आपका बजट ही अप्रूवल है, तो उसमें ज्यादा आपको नौबत नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और रजिस्टर के पास केसेस कम हो जाए। चलो, तो सेक्शन 81 में जो भी ऑडिटर आपने अपॉइंटमेंट किया है, पहला वो प्रॉपर ऑडिटर होना जरूरी है, एक। दूसरा, जो भी आपने ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया है वो ऑडिटर सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंसेंट लेके ही करना है, उसका कंसेंट नहीं है और कल वो जाके नहीं आता है तो एंड के टाइम पे सोसाइटी जो भी अपना करंट कोई अवेलेबल है ऑडिटर उससे ऑडिट करवा के लेते हैं और एजीएम में कोई एक आधा मेंबर ऑब्जेक्शन लेता है तो वो बैलेंस शीट रिजेक्ट होती है। तो ये नौबत नहीं आए इसके लिए मैं विनती करता हूं कि आपका ऑडिटर का कंसेंट ले लीजिए, उसका कोटेशन ले लीजिए और हो सके तो पॉसिबल है तो वो ऑडिटर को भी एजीएम में बुला सकते हैं। ऑडिटर कैन बी कम फॉर एजीएम एंड ही कैन एक्सप्लेन द अकाउंट्स। 75 का जो एजीएम है सेक्शन 81 के साथ बहुत रिलेटेड है। तो जो भी आप ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो मैक्सिमम ट्राई करो कि आपके लोकल का पर्सन रहे, क्योंकि कई सारे मैं ऑडिटर्स देखता हूं कि मेरा एक आधे सोसाइटी नेरुल की होती है और वो ऑडिटर अपॉइंटमेंट करते हैं बोरीवली के, कांदिवली के या वसई के, तो उनका कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारे चीज में उनको हेल्प नहीं मिलती है और एंड टाइम पे बोलते हैं ना जो घाई गड़बड़ी में अकाउंट बनाया जाता है उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं। तो आप जो भी कोटेशन लेना चाहते हैं, देखो ऑडिटर अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है, मैनेजिंग कमेटी कैन टेक अ कोटेशन फ्रॉम लोकल पर्सन। अभी आप एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, मैं ज्यादा करके नवी मुंबई का बात करूंगा क्योंकि मैं नवी मुंबई के केसेस ज्यादा देखा हूं। तो ऑडिटर का आपका समझे सोसाइटी खारगर में है तो मैक्सिमम नेरुल या बेलापुर के आप ऑडिटर अपॉइंटमेंट करेंगे तो जब भी आपकी मासिक सभा होती है वो शाम को होती है या संडे की होती है, तो ऑडिटर आपके मासिक सभा में आ जाए मंथली मीटिंग में, वो अपना जो भी कुछ रेक्टिफिकेशन के रिलेटेड इश्यूज है, बैलेंस शीट के एडवाइसेस है वो आपके बताए ताकि उससे इनपुट अपना अच्छा आ जाए। आप कांदिवली बोरीवली के ऑडिटर या थाने के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे तो वो आ नहीं पाएंगे और उसका जो हमको आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आ पा सकता है और फिर मेस क्रिएट हो जाता है। तो ये दूसरा है कि आप प्रिकॉशन लेते समय आपका जो भी ऑडिटर है, मैनेजिंग कमेटी, आप नियर बाय जो भी ऑडिटर है, आपको इसमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप सहकार आयुक्त में जाइए, उधर बहुत सारे ऑडिटर के आपको लिस्ट मिलेंगे, या आपको नहीं मिले तो आप रमेश प्रभु के ऑफिस में फोन कीजिए, आपको नवी मुंबई के आपको बहुत सारे वो ऑडिटर के लिस्ट दे देंगे। ऑडिटर की कमतरता नहीं है, आप अपने लेवल के लोकल के पर्सन अपॉइंटमेंट करेंगे तो उतना अच्छा है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंटमेंट करते हैं, गुड, हम ना नहीं करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट के, लेकिन उनके पास वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है, उनका कंपनीज का एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हैप्पीली करने के लिए तैयार है तो गो हेड, बट आप उनके ऊपर ही भरोसा मत रखिए। जो भी पैनल ऑडिटर होते हैं क्लास 1-2 और क्लास मतलब बी और सी के, उनको आप प्रपोज करें तो, क्योंकि वो एक्सपर्टीज उसमें हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा रहते हैं। तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट का ये आप कंसेंट ले लिया, अपलोड कर दिया, बैलेंस शीट बना दिया, बैलेंस शीट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिंकिंग फंड के ऊपर हर इश्यू होता है, बिल्डिंग मेजर रिपेयर फंड के ऊपर इश्यूज होता है या एंट्रेंस फी के ऊपर इश्यू होता है। तो ये सब इश्यूज क्रिएट नहीं हुए, उसका लास्ट ईयर के साथ प्रॉपर मैचिंग हो जाए, ये होने के लिए, और सबसे ज्यादा प्रोविजंस जो भी लायबिलिटीज में प्रोविजन मारते हैं बहुत सारा, उसमें तो हर एजीएम में क्वेश्चन क्रिएट होता है, कई सारे मेंबर्स को समझता नहीं है कि ये प्रोविजन क्यों दिख रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा बैलेंस शीट में हमने खर्चा ही नहीं किया तो क्यों उसको कंसिडरेशन करना है। देखो आपका अकाउंटिंग हो रहा है तो अकाउंटिंग हो रहा है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट किया है उसके हिसाब से आपका अकाउंट्स बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रोविजंस लेने का सिस्टम है, वो पर्टिकुलर ईयर का 1920 का रिलेटेड का जो भी खर्चा है हुआ है या होने वाला है वो सब एक्सपेंडिचर के बारे में प्रोविजंस में लेने का प्रोविजंस है। तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना जरूरी है,
उसके टैक्सेशन का भी पार्ट लेना जरूरी है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम टीडीएस का क्यों मेंशन करें जब हमने टीडीएस का ये सारा मार्च का भरा ही नहीं। नहीं, वैसा आपको भरना जरूरी है, उसका प्रोविजन करना जरूरी है, क्योंकि वो वैसे लॉ में ही प्रोविजन है, टीडीएस के प्रोविजन में है कि आपने मार्च का रिलेटेड का जो भी पेमेंट करना है, यू फर्स्ट डिडक्ट टीडीएस। आप पे कभी भी करो उसको, 7 तारीख को करो या मई को करो, बट यू शुड बी मेक अ प्रोविजन टू पेएबल। तो वट एवर द पेएबल इज देयर, वी हैव टू डिस्प्ले इन डिफरेंट एग्जिबिट या एनेक्सर, ताकि लोगों को समझ पाए। वॉचमैन का सैलरी है, हाउसकीपिंग का सैलरीज है, इसके साथ साथ कई रिपेयर की एक्टिविटीज होती है। तो ये प्रोविजन पे भी आप मैनेजिंग कमेटी को मेरा निवेदन है कि ज्यादा करके उसमें 2 बार चेक करें। तो जो सेक्शन 81 में हमारा जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रार के पास अभी पूरा महाराष्ट्र में आप ऑनलाइन सबमिशन का प्रोविजन है। खाली जो सिडको का है सोसाइटी नवी मुंबई का या एमएमआरडी के या म्हाडा का, ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट जो है सोसाइटी, उसमें खाली उसको मैनुअल सबमिशन है, ऑनलाइन नहीं है। बाकी पूरा महाराष्ट्र में आपका पूरा अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, उसका कंसेंट, ईजीएम का मिनट, ये सब ऑनलाइन अपलोड करना मैंडेटरी है। आपने नहीं किया 1 महीने के अंदर तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 146 में उसकी कार्रवाई की प्रोविजंस है। इवन कमेटी बर्खास्त होने तक प्रोविजंस है। जो हमारा सेक्शन 78-79 जो है उसमें उसको पात्र होकर कभी कभार मैनेजिंग कमेटी डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही आपका अकाउंट्स हो गया है, ऑडिट हो गया है, आपको आपका जो भी रिलेटिव रिस्पेक्टिव डीडीआर या जॉइंट रजिस्ट्रार है उनके पास मैनुअल या ऑनलाइन जो भी पॉसिबिलिटीज है, आप उसको अकाउंट्स अपलोड करवा दीजिए, सबमिशन करवा दीजिए। अभी ये मेरे को ऑडिटर के लेवल से दिक्कत आती है। मैं एक ऑडिट काम किया है, इसके लेवल से मैंने भी कई सारे देखा है कि ऑडिटर को मैक्सिमम हाउसिंग सोसाइटीज अगस्त में या सितंबर में अकाउंट्स दिया जाता है। अभी मैं ये भी बोलना नहीं चाह सकता हूँ कि ऑडिटर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो एक ऑडिट करना मिनिमम 6 से 7 दिन कम से कम लगता है। 6 से 7 दिन, कितना भी उसका एम्प्लॉयज हो तो 6 से 7 दिन कम से कम लगता है। उसके पास 20, 25, 30 सोसाइटीज है तो वो नहीं टाइम उसको अलोकेट कर सकता है। और कम से कम 15 दिन का हमको नोटिस देना जरूरी है। 14 डेज क्लियर नोटिस जाना जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी बैलेंस शीट जाना भी जरूरी है जिनके एजेंडा के साथ। तो सब लोग हमारे जो कोशिश करते हैं कि अगस्त में ऑडिटर को अकाउंट्स देते हैं और अगस्त एंड में उसका बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट और पूरा का पूरा रिपोर्ट उसको लगता है। तो ऑडिटर भी कोई भगवान नहीं है कि उसको एक वन शॉट में वो ऑडिट कर पाए। तो मेरी सब जो मैनेजिंग कमेटी है उनको विनती है कि आप जैसे 45 डेज का आपको दिया है, आप 45 डेज नहीं, अप्रैल मई में ही आप मैक्सिमम दे दो, ताकि वो ऑडिटर भी आपको प्रॉपर टाइम दे पाए। आप ही उसको सितंबर या अगस्त में देंगे अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए, तो उसके पास भी इतना स्टाफ होता नहीं है और उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है जिसमें जाके हर चीज को वो क्लैरिफाई करे। और वो जैसा है वैसे ऊपर स्टैम्प मार के दे दिया तो एजीएम में हंगामा होने वाला कंफर्म है। तो ये नहीं होए, इसके लिए कोशिश कीजिए कि उसका मैक्सिमम अकाउंट्स आप अप्रैल मई जून ये 3 महीने के अंदर आपका प्रॉपर चैनल से उसको ऑडिटर के पास पहुंच जाए, ताकि आपको उसका रिपोर्ट, आपको भी टाइम मिलेगा मैनेजिंग कमेटी को कि उसके साथ 2 बार 3 बार मीटिंग करवा के हर पॉइंट का क्लैरिफिकेशन ले ले। तो ये मेरी विनती है सब सोसाइटी के। और ऑडिटर का भी मेरा, इसमें कई सारे ऑडिटर ज्वाइन है, ऑडिटर को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एंड पे लीजिए मत। आप जैसे ही मार्च हो गया आप स्ट्रेट वे उनको लेटर लिखिए, आपका डेडलाइन उनको बता दीजिए कि वो आपका अकाउंट्स आपके पास पहुंचाए, ताकि आप उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाए कि आपने अकाउंट्स मांगा ही नहीं, आपने उनसे कम्युनिकेशन नहीं किया। तो ये भी होने का कम हो जाता है चांसेस। तो हम लोग ऑडिट करते समय इनकम टैक्स, टीडीएस साथ साथ स्टैट्यूटरी देखते हैं, साथ साथ उसका अदर कंप्लायंस भी देखते हैं। जैसे हमारा लास्ट एजीएम में कई सारे हमने बजटेड काम किया रहता है। हर एजीएम में कोई ना कोई बड़ा काम लिया जाता है, जिसमें ड्रेनेज का काम होता है, कई पाइपिंग काम होता है, प्लम्बिंग का, कई बार वाटर लीकेज का, वाटर ऊपर का जो टेरेस का रिपेयर होता है। तो ये सब काम के लिए बड़ा एक्सपेंसेस आता है, कोटेशन होता है, वो कभी साल 1-1 साल 2-2 साल काम चलता है। तो इसके प्रॉपर अकाउंटिंग होना जरूरी है। उसमें कुछ दगा फटा हुआ, छोटा मोटा कुछ मिस्टेक्स निकला
तो वो जो भी काम किया है वो पूरा अमाउंट पे सस्पिशियंस खड़ा हो जाता है। एक आधा बिल डुप्लीकेट आ गया, 2 बिल कभी कई बार अकाउंटिंग में आ जाता है, तो ऐसा एक आधा दूसरा मिस्टेक्स कमेटी को या अपना मेंबर्स को मिला, तो जितना भी कमेटी ने काम किया है उसके ऊपर सस्पेंशन क्रिएट होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये मेजर रिपेयर के काम होते हैं, उसके लिए अलग से ऑडिटर ने उसको ध्यान से देखना है कि उसकी अकाउंटिंग सिस्टमेटिकली हुआ है कि नहीं है, प्रोविजंस हुआ है कि नहीं है, उसके टीडीएस डिडक्शन बराबर हुआ है कि नहीं है, उसके बिल्स प्रॉपर आए कि नहीं है। अभी कई सारे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऑडिटर को ये आती है कि ये बिल कौन से सोसाइटी का मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑडिटर के ऑफिस में आप देखेंगे तो 20-25 सोसाइटी का अकाउंट्स का डेटा पड़ा रहता है, और वो फाइल में कोई बिल निकल गया तो मालूम नहीं हो जाता है कि वो कौन से सोसाइटी का बिल है, क्योंकि वो बिल के ऊपर नाम ही नहीं लिखा रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज में भी हमको कमेटी ने ध्यान देना है। जो भी आप पेमेंट रिलीज करते हैं, जो भी हर महीने का रिलीज करते हैं, उसके सामने वाउचर के ऊपर, बिल के ऊपर डेट टाइम डेट और सोसाइटी का नाम है कि नहीं है, इसका आप प्लीज प्रिकॉशन लीजिए। ये बहुत सारे सोसाइटी में नौबत आती है कि ये कौन सी सोसाइटी का बिल मालूम नहीं पड़ता है। अभी सेक्शन 81 में एक सबसे इंपॉर्टेंट और रोल होता है, ऑडिटर के साथ साथ कई जगह इनकम टैक्स फाइल करने वाले अलग अपॉइंटमेंट किया हुआ रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं, तो उनका और इनका कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है। क्योंकि मैंने कई सारे अकाउंट्स में देखा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज टीडीएस का या इनकम टैक्स का कुछ अलग है, और वो रिटर्न फाइल किया है उसमें कुछ अलग है। तो वो कई सारा आप देखेंगे बैलेंस शीट में, मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पेसिफाइड 2014-15 2015-16 इनकम टैक्स का जो अपना हेड है एडवांस टैक्सेस का इन्वेस्टमेंट के नीचे, उसमें लिखा रहता है कि असेसमेंट टैक्स 2014-15 15-16 16-17 वो लिखा ही रहता है। वो कभी उसको कॉम्पैक्ट नहीं किया जाता है, उसका रिटर्न फाइल में उसका जब भी एंट्री जब भी पोस्टिंग करता है उसको नॉकअप नहीं किया जाता है। सच में वो इनकम टैक्स से आने वाला है तो उसको डिस्प्ले करो, नहीं आए तो वो बिना मतलब का बैलेंस शीट में खींच के लेना और हेड के हेड बढ़ाना और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होता है। तो मेरे मैनेजिंग कमेटी को विनती है कि सच में जो टैक्सेस आने वाले नहीं है, रिसीवेबल नहीं है, हर साल में आप देखेंगे टीडीएस रिसीवेबल 2014-15 13-14 ये लिखा रहता है, तो इसके ऊपर कम से कम होने के लिए कोशिश कीजिए। पॉसिबिलिटीज है जितना कम हो जाए वो उतना अकाउंट्स आपको क्लैरिफाई रीड करने के लिए अच्छा मिलेगा। तो टीडीएस रिसीवेबल के साथ साथ कई सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस के हेड होना जरूरी है। कई सारे अकाउंटिंग में जैसा अपना लिफ्ट होता है, तो लिफ्ट का एएमसी जुलाई टू जुलाई होता है या नवंबर टू नवंबर का होता है। समझो नवंबर 2000 में आपने एएमसी किया है लिफ्ट का 10 लाख रुपए का, तो नवंबर से अगला नवंबर तक का उसका 12 महीने का एक्सपेंसेस कवर एक ही साथ में ले नहीं सकता है, तो अकाउंटिंग में उसको प्रीपेड में इफेक्ट देना जरूरी पड़ता है। वैसे क्योंकि आपने अकाउंटिंग पेएबल में इधर वो सिक्योरिटी और बाकी के मार्च एक्सपेंसेस दिखाया, तो लिफ्ट का भी आपको एक्सपेंसेस ऐसा दिखाना पड़ेगा प्रीपेड एक्टिविटीज दिखा के। तो हम लोग सेक्शन 81 में अकाउंटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया तो एजीएम में ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चंस आ नहीं सकते हैं। सच में मैं ये भी विनती करना चाहता हूँ कि मैनेजिंग कमेटी को हर बिल्डिंग में एक दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट या हाउसिंग सोसाइटी के एक्सपर्ट होते हैं, तो उसमें वो लोगों को आप बैलेंस शीट फाइनल करने के टाइम पे बुला के उनको एक बार दिखाते हैं, तो 60-70% आपका क्वेरीज उधर ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि क्वेरीज रेज करने वाले ही ये एक्सपर्ट होते हैं, वही क्वेरीज रेज करते हैं। आपने उनको ही बैलेंस शीट दिखाया, उनसे ही गाइडलाइंस लिया, तो आपका क्वेरीज 70% कम हो जाती है। तो मेरा जो सोसाइटी का इंटरनल ऑडिटर प्रोविजन है वो बहुत सारे सोसाइटीज करती नहीं है, तो वो करवा लीजिए। मैं एक्सपर्ट होना जरूरी है ऐसा नहीं बोलूंगा, अकाउंटिंग के बारे में जिसको थोड़ा पर अच्छा नॉलेज है उसको आप इंटरनल ऑडिट में डालिए, ताकि वो टैक्सेशन और एफडीज और ये प्रीपेड पोस्टपेड का एक्सपेंसेस है इसके बारे में प्रॉपर आपको गाइड कर पाए। तो जो भी आपका बैलेंस शीट बन गया है, आप लोग, मैं देखना चाहता हूं कि कई सारे बैलेंस शीट के ऊपर कई ऑडिटर का सिग्नेचर नहीं होता है और वो डिस्प्ले होता है लोगों के पास, और बाद में मालूम पड़ता है कि ऑडिटर ने अभी तक ऑडिट फाइनल नहीं किया है इसीलिए उसने दिया नहीं है और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ऐसे ऑडिट बैलेंस शीट को, अनऑडिटेड बैलेंस शीट को
कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरी ये विनती है कि ऐसे लोगों को मिसगाइड करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन आंसर्स आते हैं कि हम लोग करें क्या, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट अभी फाइनल नहीं हुआ है और 14 डेज का हमको नोटिस देना जरूरी है और 30 सितंबर के पहला एजीएम लेना जरूरी है, अभी हम क्या करें। ऐसे कंडीशन पे कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो जाते हैं। कई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सब एक्सपर्ट होते हैं, कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको नॉलेज है लेकिन उसको टाइम सर्व नहीं प्रॉपर होता है। कई सारे अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर में मिस्टेक्स आती है। कई सारे जो भी उनका स्टाफ होता है, एक ही अकाउंटेंट 10-10 20-20 अकाउंटिंग करता है, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं देता है। तो आपको पहले मार्च जैसे ही अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ आपको शेड्यूलिंग करवाने पड़ेगा और उसको आपके चैनल के थ्रू, मतलब जैसे भी है आप कैसे बोलना चाहते हैं वो आप देखिए। आप अकाउंटिंग के जो मैटर्स होती है वो अकाउंटेंट से रेक्टिफाइड करना पड़ता है। कई सारे आजकल मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उसमें ऐसा लिमिटेशन है कि सोसाइटी कैन नॉट चेंज इट। वो चेंज करने का राइट्स पूरा का पूरा सोसाइटी के सॉफ्टवेयर के हाथ में ही रहता है, और वो जब तक चेंज नहीं करता है तब तक मैनेजिंग कमेटी को रिपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलता है। तो मैं ये इसके ऊपर भी लेना चाहता हूँ कि ये सब आपको एंड में क्वेश्चंस अराइज होने के चांसेस बहुत है। आप अप्रैल में ही इसको रेक्टिफाइड करेंगे तो जून जुलाई आपका स्ट्रीमलाइन चलेगा। सितंबर में आप नहीं, मैं तो बोलता हूँ जून जुलाई में ही एजीएम ले लीजिए ताकि आपके मेंबर्स भी खुश हो जाए। कई सारे ऐसे सोसाइटीज में होता है कि कई मेंबर्स के 4-4 जगह फ्लैट्स होते हैं, एक मीटिंग में आए तो दूसरा मीटिंग उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो ये भी नहीं हो जाए तो आपका स्ट्रीमलाइन होने के लिए आप जून जुलाई में ही अकाउंटिंग लेना करिए। तो अकाउंटिंग करते समय ये जो हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, ये प्रिकॉशंस हम लोग किधर भी लिखाया नहीं जाता है। तो मैं ये विनती करता हूँ कि आपके जो भी मैनेजर्स है उसको आप डेडलाइन दीजिए और उससे नहीं आया तो आपके लेवल से उसको हैंडल करवा लीजिए। अभी एक सबसे रोल इसमें अकाउंटेंट का होता है। अकाउंटेंट जो भी अकाउंटिंग करवाते हैं वो सिस्टम पे एक रहता है और वाउचर्स पे एक होता है। कई सारे वाउचर्स उसको मिलते नहीं है, उसका वाउचरिंग नंबर नहीं होता है, उसको चेयरमैन सेक्रेटरी का या ऑफिस ट्रेजर का सिग्नेचर्स नहीं होता है, उसके लिए उसके ऊपर सस्पिशंस खड़े होते हैं। तो हर महीने का ये आपका इंटरनल जो भी एमआईएस होता है, सच में मैं बोलना चाहता हूँ कि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी मंथली होना मैंडेटरी है। इसीलिए मैंडेटरी है कि जो भी आपका अकाउंटिंग होता है, जो भी मंथली आपने एक्सपेंडिचर किया है, उसको प्रॉपर सिस्टम पे चले जाए। उसका चेयरमैन सेक्रेटरी ने उसके ऊपर वाउचर साइन किया और वो मैनेजिंग कमेटी को वही महीने में उसकी एक्सप्लेनेशन देने को मिला, तो वो मार्च अप्रैल में आपको ये नौबत नहीं आएगी। तो मंथली मीटिंग ज्यादा से ज्यादा आप लीजिए। मैं तो 12 बोलता हूँ, कई सारे छोटी सोसाइटीज होती है उधर बहुत मुश्किल होता है, तो जैसे ही पॉसिबल है आप मंथली क्वार्टरली, लेकिन वो मंथली लीजिए और ताकि आपका रिपोर्ट वही महीने में या वही क्वार्टर में उसको प्रॉपर एक्सपोज हो जाए। मैं इसमें एक बड़ा दुख बोलना चाहता हूँ कि डिफॉल्टर के ऊपर बहुत सारे झगड़े होते हैं। डिफॉल्टर के इश्यूज अभी ज्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो इलेक्शन लेते हैं उसमें डिफॉल्टर को हम इलेक्शन में भाग लेने को मना करते हैं। ये डिफॉल्टर है कि नहीं है ये मेंबर्स को कई सारे मालूम नहीं पड़ता है। कई सारे एजीएम्स में प्रोविजन बिना ही कई सारे पेनल्टीज लगाया जाता है और वो पेनल्टीज के कारण से डिफॉल्टर की इंक्रीज होती है। पहला पहला रूल्स में ऐसा था कि हमको डिफॉल्टर मतलब मेंटेनेंस। अभी जो 154B में सेक्शन 29 में आया है, ये 154B29 में डिफॉल्टर के डेफिनेशन में ऑल ड्यूज आया है। मतलब इसमें पेनल्टीज भी आ गया, बिल्डिंग रिपेयर भी आ गया और मेंटेनेंस भी आ गया। तो ये आपको कारण आपके जो मेंबर्स है वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं और इसमें बहुत सारे झगड़े बढ़ जाते हैं और इलेक्शन प्रॉपर नहीं होती है। तो आउटस्टैंडिंग जो भी है आप उसको नोटिस देते हैं या आप मेंटेनेंस बिल देते हैं, ऐसा कोई पेनल्टी लेते हैं तो उसको प्रॉपर चैनल थ्रू इन्फॉर्म करो। हो सके तो वो चैनल के थ्रू वही टाइम पे रेक्टिफाइड करे ताकि उसका अकाउंटिंग में मेस नहीं हुए। एक बार आपने उसको जेवी पास किया तो आप वो हटा नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी आप अमाउंट मेंबर्स को चढ़ाते हैं तो प्रॉपर उसको टाइम बार दे दो। कोई नेचुरल लॉ फॉलो होना जरूरी है, क्योंकि हमारा लॉ में नेचुरल लॉ वायलेशन होता है तो कोई भी कायदा हमारा चलता नहीं है।
तो नेचुरल लॉ के कारण से उसको टाइम दे दीजिए, उससे कुछ एक्सप्लेनेशन ले लीजिए और फिर उसका अकाउंटिंग प्रॉपर करवा दीजिए। तो मेरा सब मेंबर्स को एक विनती है कि हम लोग आजकल जो अकाउंट्स करते हैं तो कई सारे उसमें मिस्टेक्स फाइंडिंग होती है ऑडिटर्स को। अभी ये मिस्टेक्स फाइंडिंग हुआ मतलब उसको क्या कर सकते हैं? देखो, ऑडिटर उसको हटा नहीं सकता है, वैसा है वैसा का वैसा वो अपने रिपोर्ट्स में बिल्ड कर लेता है। अभी एक बार वो रिपोर्ट बिल्ड हो गया, उसमें रिपोर्ट में वो जो भी मिस्टेक्स कैरी हो गया है या कोई अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है ऐसा लगा, तो वो रेक्टिफिकेशन करने का भी प्रोविजन ऐसा नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी ने बैठ लिया और सब एक्सपोज कर दिया। ऐसा उसमें सिस्टम है कि सेक्शन 82 में जो भी अकाउंट्स ऑडिटेड हो जाता है, ऑडिटर ने ऐसे सब पॉइंट्स के ऊपर अपना ऑब्जेक्शन लेना है और अपने जो भी फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 28 ये जो होते हैं, ये रिपोर्ट्स के साथ साथ अभी अपना ऑडिट रिपोर्ट ABC फॉर्मेट में चलता है। तो ये सब तीनों में उसका रेक्टिफिकेशन का मेंशनिंग होता है। एक बार सेक्शन 82 के प्रोविजन के हिसाब से रेक्टिफिकेशन कुछ आ गया तो उसका एक ओ फॉर्म हम लोग बोलते हैं उसके लैंग्वेज में। तो ये वो फॉर्म में वो उसको जो भी कुछ आया है एडवाइसेस या मिस्टेक वो उसमें मेंशन करवानी है और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में उसको डिस्कशन करके रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूँ कि समझो हमने एजुकेशन ट्रेनिंग फंड नहीं निकाला है जो सेक्शन 24 के हिसाब से लेना जरूरी है, तो ऐसा समझो रिमार्क्स आ गया तो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ने उसको ऊपर उसका रिजोल्यूशन पास करना है, जो भी सुटेबल है। करेंगे नहीं करेंगे, मैंडेटरी तो करना ही है। तो वो जो रिजोल्यूशन पास किया है या इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, तो वो जो भी रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन उसके ऊपर अपना वो फॉर्म में बना के मैनेजिंग कमेटी के अप्रूवल लेके उसको एजीएम में प्रपोज करना पड़ता है। कई लोग वो फॉर्म एजीएम में प्रपोज नहीं करते हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जितना ऑडिट होने के दिन से, जब भी समझो 30 अगस्त को ऑडिटर ने स्टैम्प मार दिया तो 30 अगस्त को उसके बाद 3 महीने के अंदर उसका रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट अपना ज्वाइंट रजिस्ट्रार या डीडीआर के पास सबमिशन होना जरूरी है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके माध्यम से जरूरी है कि 3 महीने के अंदर सबमिशन हो जाए। समझो ये इसमें आप फॉल हो जाते हैं तो 146 में उसका आपका डिफॉल्ट हो जाते हैं और 147 के हिसाब से कुछ मैक्सिमम 5,000 या जो भी कुछ रजिस्ट्रार डिसाइडेड करे वो उसके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। तो ये सेक्शन 82 के भी आप सब लोगों को विनती है कि उसको आपके एचएम में कंसीडर करवाइए, उसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए और आपके ऑडिट का रेक्टिफिकेशन, ये देखो फॉर्म नंबर 1 में मेंशन है लेकिन कई लोगों को इसका बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 82 का भी आप प्रोविजन करवा लीजिए।